हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो इस सेशन में हम चैप्टर 2 की केस स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो आइए हम इसकी केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं। राम इज़ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन अ रेपुटेड स्कूल इन पंजाब। मोहन इज़ हिज एल्डर ब्रदर हु इज़ डूइंग अ मास्टर्स। तो बेसिकली देखो इस केस स्टडी में क्या है। इस केस स्टडी में ये है कि राम जो है वो एक स्कूल में पढ़ता है, पंजाब के 12th क्लास में है राम, और जो मोहन है उसका भाई है वो अपनी मास्टर्स कर रहा है दिल्ली से। ठीक है, अब क्या हुआ, छुट्टियों में मोहन आता है घर पर, तो राम उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाता है जो कि उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बनाया था। तो मोहन इसे कहता है कि जो प्रिंसिपल्स है ना, ये एमबीए में भी हैं। ठीक है, तो इस मतलब मोहन इसे ये कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये कोर है हर कोर्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेकिन मोहन ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो अलग हैं प्योर साइंस से। ठीक है, इस केस स्टडी का मतलब ये था। तो आओ हम ज़रा देखते हैं इसमें ये क्या बोल रहा है। आउटलाइन द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो क्या मुझे आप एक बात बताओ, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये राम के कोर्स में भी हैं। ठीक है, और मोहन ने इसे बताया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एमबीए का पार्ट भी है। ठीक है, और जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह फॉलो होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, परवेसिव। तो यहाँ पर यही फीचर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ठीक है, अब अगला देखो। वाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज प्योर साइंस। मोहन को ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये साइंस से अलग हैं। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें इसे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, चेंज कर सकते हो आप आसानी से। लेकिन जो प्योर साइंस है, जो प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो प्योर साइंस है, एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें हैं, उनको एक बार अगर वो बन गई तो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर को H2O से डोनेट करते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एक प्रॉब्लम इस चीज़ से सॉल्व नहीं हुई तो हम दूसरा तरीका उसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखो। वाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। अब मोहन को ऐसा क्यों लगा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये अलग हैं प्योर साइंस से। तो हमने एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ी थी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और जो प्योर साइंस है वो रिजिड होती है। ठीक है, सॉरी ये तो मैंने प्रिंसिपल की हाईलाइट में बता दिया ना तुम लोगों को। हाँ सॉरी, इसका आंसर ये होगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है प्योर साइंस से। इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हमने बहुत ज़्यादा डीप एक्सपेरिमेंट्स कर कर बनाई हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं। ठीक है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से बनाया है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग है प्योर साइंस से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की भी मैं तुम्हें एक बार स्टोरी बता देती हूँ, पढ़ो तुम लोग खुद लेना। ठीक है, अगला है कि एक लड़की है तान्या, उसने अपनी बीबीए पूरी करी है और बीबीए के बाद उसी की जो कज़न है तरुणा, वो एक कंपनी में सीनियर मैनेजर है। तो तरुणा ने तान्या को कहा कि आजा तू भी यहीं पे जॉब कर ले। ठीक है, तो तरुणा ने तान्या को भी उसी कंपनी में लगवा दिया। ठीक है, अब तरुणा कहती है कि आजा मैं तुझे कुछ गाइडलाइंस बताती हूँ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। ठीक है, तो उसने कहा कि हमारा जो मैनेजमेंट है ना, शी टेल्स हर डैट नाइदर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड एनी रेडीमेड स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स का। ठीक है, मतलब जब भी हमें मन करता है तो हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नॉर दे आर रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ना ही ये रिजिड है, मतलब आराम से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर पूछ रहा है दो फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें क्या लगता है, दो प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, जनरल गाइडलाइंस हैं क्योंकि कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, और दूसरा क्या है, रिजिड प्रोसेस नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब अगला देखो।
मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड डज नॉट एलोकेट वर्क एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब ये जो ABC लिमिटेड है ये एलोकेट नहीं करता काम, मतलब ये काम जो वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं बांटता, अनसंड बांट देता है। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कौन सा प्रिंसिपल का फीचर यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, तो वो काम को उन लोगों की कैपेबिलिटी के बिना उन लोगों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं बांटता। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब अगला देखो, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बेटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ ए सबॉर्डिनेट वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग देम। अब ये जो वर्क है ना, ये उन लोगों की इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग बांटते हैं। ठीक है, अब देखो, ही वॉज द फर्म ओपिनियन दैट द वर्कर शुड बी गिवन वन वर्क, वर्कर शुड बी गिवन वन वर्क अगेन एंड अगेन सो डैट ही मे बिकम एक्सपर्ट इन दैट। ठीक है, अगर हम वर्कर को एक ही काम बार बार देते रहे तो वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाएगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये लोग कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पहला तो उनकी इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें काम देता है, उल्टा सीधा नहीं बांटता। ठीक है, दूसरा वो वर्क उन्हें बार बार देता है एक ही चीज़, ताकि जो वर्कर है वो उसी काम में एक्सपर्ट बन जाए। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है ये देखो, अब देखो फिफ्थ में क्या है, अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश सबॉर्डिनेट फॉर विलफुल नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर। ठीक है, तुम्हें अपने सबॉर्डिनेट जो हैं तुम्हें पनिशमेंट देने का राइट है अगर वो तुम्हारे ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ बीन गिवन। ठीक है, पहले तुमने उन्हें बोला कि भाई ये काम कर ले, उसने कहा अच्छा ठीक है कर देता हूँ, लेकिन उसने नहीं करा। तुमने उसे दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी कि यार कर ले काम, उसने दोबारा कहा मैं नहीं कर रहा। फिर तुमने उसे दोबारा बोला कि कर ले काम, मतलब इसका क्या मतलब है, वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपने काम को लेकर, वो तुम्हें लेकर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लगता है तुम्हें कौन सा प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है वो अपने काम को लेकर, से क्या सो ध्यान में आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब अगला देखो, द सेल्समैन ऑफ ABC लिमिटेड कुड नॉट अचीव सेल्स टारगेट ऑफ 1000 यूनिट्स। ठीक है, एन इंक्वायरी वॉज फाउंड दैट he was not allowed to take this decision related to give discount or credit, ठीक है, टू एनी ऑफ हिज कस्टमर। ठीक है, अब हमने एक इंसान को बोल तो दिया, हमने एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तुझे 1000 प्रोडक्ट सेल करने हैं। ठीक है, लेकिन हमने उसे ये अथॉरिटी ही नहीं दी कि भाई तुझे ये डिस्काउंट पे बेच सकता है तू, या फिर तू उधार पर बेच सकता है, तो इस वजह से वो अपना सेल्स टारगेट पूरा ही नहीं कर पाया। तो हमने पढ़ा था अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ यूजलेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज़ यूजलेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग अंडर हैवी लॉसेस। ठीक है, अब ये लॉस में चल रहे हैं, तो इन्होंने सोचा टू रिवाइव द लॉस द मैनेजमेंट थॉट द सेटिंग अप द यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया। अब इन्होंने सोचा कि हम ना अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बैकवर्ड एरिया में लगा लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर लेबर सस्ते रेट पर मिल जाती है, where labor is available at a low cost. The management also asked the workers to work overtime without any additional payment. अब मैनेजमेंट ने वर्कर्स को बोला कि भाई थोड़ा सा ओवर टाइम काम कर लो, लेकिन हम तुम्हें अभी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने उनसे प्रॉमिस करा टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स आफ्टर अचीविंग इट्स मिशन। लेकिन उन्होंने उनसे प्रॉमिस करा कि जब हमारा ये जो मिशन है, जब हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तो हम तुम्हारी वेजेस जो है उन्हें बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, विद इन अ शॉर्ट पीरियड द कंपनी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स ऑनर्ड देयर कमिटमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स थे उन दोनों ने अपनी कमिटमेंट पूरी करी। वर्कर्स ने कहा अच्छा ठीक है हम काम कर देंगे आपका, मैनेजमेंट ने कहा हाँ तुम लोग ओवर टाइम काम कर दो, मैं तुम्हारी पेमेंट बढ़ा दूंगा बाद में। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगता है जो यहाँ पर आ रहा है, बताओ। दोनों ने एक दूसरे की मदद करी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन नहीं आना चाहिए,
क्योंकि जो वर्कर्स है, वर्कर्स ने मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे करा, और जो मैनेजमेंट है उन्होंने वर्कर्स के रूल्स और रेगुलेशन मतलब वर्कर्स के बारे में सोचा। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों ने एक डिसिप्लिन मेंटेन करके एक दूसरे का टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है। विजय वर्क एज अ plant superintendent in a shoe manufacturing company. Due to the increase in demand, the sales manager, देखो तुम लोग ना वो चीज़ें थोड़ी ध्यान से देखा करो जो मैं मार्क कर रही हूँ। सेल्स मैनेजर इंसिस्टेड द वर्कर टू फास्टर द प्रोडक्शन। ठीक है, सेल्स मैनेजर ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा वर्कर्स को ओवर टाइम काम करो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने कहा मुझे नहीं पता, ओवर टाइम काम करो, स्पीड पे काम करो या ना करो, लेकिन क्वालिटी पे काम करो। ठीक है, अब अगला क्या हुआ, वेयर एज फाइनेंस मैनेजर इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ ओवर टाइम। फाइनेंस मैनेजर ने कहा कि भैया मैं तो ओवर टाइम नहीं करने दूंगा, अगर मैं इनसे ओवर टाइम काम कराऊंगा तो ये लोग ज़्यादा पैसे लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, आइडेंटिफाई। अब देखो विजय है, ठीक है, विजय को सेल्स मैनेजर बोल रहा है प्रोडक्ट बना, प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है ओवर टाइम काम करके प्रोडक्ट बना, मुझे नहीं पता कैसे भी बना, ओवर टाइम काम कर, कुछ भी कर। फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है मत बना, ओवर टाइम ही मत कर। क्या विजय कंफ्यूज हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम एक इंसान को एक से ज़्यादा लोग जब काम बताने लगते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और एक इंसान को काम देने के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। तो ये हमारे कौन से प्रिंसिपल में आता है, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अब अगला देखो, सूरज वॉज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ कारपेट मेकिंग। ठीक है, सिंस द कंपनी वॉज मेकिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल एज मशीन मेड कारपेट। अब ये हैंडमेड कारपेट भी बना रहे थे और मशीन मेड कारपेट भी बना रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी जो फैक्ट्री है उसमें ओवरलैपिंग होनी शुरू हो गई। ठीक है, सो द प्रोडक्शन मैनेजर एडवाइज देयर आर टू सेपरेट डिविजन्स। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा एक काम करते हैं, दो सेपरेट जगहें बना लेते हैं कि एक जगह पे हैंडमेड बना देंगे, एक जगह पे रेडीमेड बना देंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, वेयर इन ईच डिवीज़न शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, ये इंचार्ज ही है, प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, हर एक डिवीजन का, जैसे कारपेट वाले को ये टीम संभालेगी, कारपेट वाले का काम ये टीम करेगी, उससे रिलेटेड प्लान ये करेगा, ये उसका इंचार्ज होगा। ठीक है, और जो रेडीमेड वाला है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका इंचार्ज ये होगा। ठीक है, तो अब बताओ ज़रा मुझे क्या लगता है तुम्हें इसमें कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है। डिवीज़न, यहाँ पे उन्होंने बोला ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, प्लान्स एंड एग्जीक्यूशंस। ठीक है, तो ज़रा सोचो और सोचकर ध्यान लगा कर बताओ तुम्हें क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्या इसका आंसर, उन्होंने कहा यहाँ पर 2 यूनिट बना देते हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट मतलब हैंडमेड अलग यूनिट हो गई, उसका प्लान अलग होगा, रेडीमेड अलग यूनिट हो गई, उसका प्लान अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, कि एक यूनिट को ये एग्जीक्यूट करेगा, एक यूनिट को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ गया। अब देखो तुम ज़रा 10 बनाओ, आपके 10 में क्या दिया हुआ है। 10 में दिया हुआ है, Mr. Malhotra, finance manager of ABC Limited, applied for a leave to attend a family function in Amritsar. The director of the company requested him to cancel his leave. There is an important meeting scheduled on that day. ठीक है, अब मिस्टर मल्होत्रा को शादी में जाना था, एक फैमिली फंक्शन में जाना था, लेकिन जो डायरेक्टर है कंपनी का, उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा को बोला कि यार प्लीज़ हो सके तो ना थोड़ी अपनी छुट्टी कैंसिल कर दो यार, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, तो मिस्टर मल्होत्रा ने इमीडिएटली वो मान गए वो कैंसिल करने के लिए। ठीक है, ही थॉट दैट अटेंडिंग मीटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनीज बेनिफिट। अब यहाँ पर अगर डायरेक्टर्स बेनिफिट आता तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनीज बेनिफिट। ठीक है, शादी में जाना अकेला किसका इंटरेस्ट था, मिस्टर मल्होत्रा का। ठीक है, कंपनी का तो कुछ फ़ायदा नहीं था ना अब,
तो क्या आएगा इसमें, सबॉर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबॉर्डिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर शादी में जाते तो पार्टी वार्टी जो भी करते इन्जॉयमेंट करते मिस्टर मल्होत्रा करते, पूरी कंपनी तो करती नहीं। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, अपना जो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट था वो उन्होंने जनरल इंटरेस्ट में शिफ्ट कर दिया, मतलब कंपनी के बेनिफिट के लिए उन्होंने अपनी पार्टी, उन्होंने अपना इन्जॉयमेंट छोड़ दिया। लेकिन तुम आगे जाके कॉर्पोरेट में ऐसे त्याग मत करना, कोई इज्जत नहीं है इन सब चीज़ों की। ठीक है, रियलिटी चेक दे रही हो। चलो अब देखो, मिस्टर राम स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। मिस्टर राम ने अब स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, ही हायर्ड लेबर एट वेरी लेस वेजेस। ठीक है, अब उसने जब स्टार्टिंग में जो लेबर थी उन्हें बहुत कम पैसों पे हायर करा। ओवर द टाइम द ब्रॉड विजन ऑफ राम एंड हार्ड वर्क ऑफ हिज एम्प्लॉयज पेड ऑफ, द बिजनेस स्टार्टेड अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू। अब बिजनेस में बहुत अच्छा रेवेन्यू होने लगा। लेकिन क्या राम ने अकेले ने काम करा था? नहीं, उसने और उसके एम्प्लॉयज़ ने। ठीक है, but with the increase in earning capacity of a Ram also did earning capacity of a company also, Ram did not increase the wages and salary of his employees। अपना अपना प्रॉफिट खा गया इन शॉर्ट राम, लेकिन उसने अपने एम्प्लॉयज़ की वेजेस और सैलरी नहीं बढ़ाई। ठीक है, दे वर नॉट एबल टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो उसके एम्प्लॉयज़ मेंटेन नहीं कर पाए। अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है जो राम ने वॉयलेट करा है? रेमुनरेशन, वेजेस की बात आ गई, नहीं बढ़ाई, ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। इतनी इतनी केस स्टडी तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, इन केस स्टडीज़ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और इस चैप्टर की भी केस स्टडी तुम्हें लग रहा है कि हार्ड है हार्ड है हार्ड है, नहीं है इतनी हार्ड। अब पढ़ रहे हो तो हो रही है ना केस स्टडी सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ ही केस स्टडीज़ ली हैं, टोटल मैं तुम्हें 20 केस स्टडीज़ कराऊंगी इस चैप्टर की। ठीक है, और तुम्हें अगर लगता है कि हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है करने की, ठीक है, तो खुद सॉल्व करो। और अगर तुमसे नहीं हो रही है खुद सॉल्व तो मुझे बता दो कि हमें इस पेज की इस केस स्टडी में डाउट है, प्लीज़ अगले सेशन में वो केस स्टडी पहले ले लेना। तो मैं वो केस स्टडी पहले ले लूँगी, उसके बाद मैं अगला सेशन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इतनी टेंशन मत लो अपनी ज़िंदगी में, अभी छोटे हो। अब देखो, ABC लिमिटेड परमिट दैट सेल्स टू गिव डिस्काउंट, सेल्स मैन हुआ यहाँ पे, टू गिव डिस्काउंट अप टू 10%। ठीक है, 10% का ही डिस्काउंट दे सकते हैं आप। ठीक है, डिस पर देयर डिस्क्रिशन एंड क्रेडिट टू देयर रेगुलर कस्टमर्स। ठीक है, इफ द सेलमैन वांट्स टू गिव मोर देन 10%, इफ द सेल्समैन वांट्स टू गिव मोर देन 10% डिस्काउंट for special order then he may take permission from top level। ठीक है, 10% तक का डिस्काउंट देने का उन्हें परमिशन है, लेकिन अगर उन्हें किसी को स्पेशल ऑफर में सामान निकालने के लिए 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट देना है तो फिर उन्हें अपने टॉप लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब सारी की सारी पावर्स टॉप लेवल के हाथ में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। और जब सारी की सारी पावर्स हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोगों को बांट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या दिखा है हमने? यहाँ पे सारी की सारी पावर्स टॉप लेवल के हाथ में है, तो यहाँ पे ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर केस स्टडी का तुम्हारा आंसर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो भी तुम पूरा लिख कर आओगे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर तुम्हारा आंसर सिर्फ सेंट्रलाइजेशन होगा तो भी तुम पूरा लिख कर आओगे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, एक मत लिख कर आना प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन कुछ नहीं है या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कुछ नहीं है। ठीक है, तुम लोग ना मानोगे नहीं, मैं ये ना तुम्हारा जो सेशन है मैं इसे 3 से 4 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। और हमेशा हमेशा मतलब कल से लगातार ऐसा हो रहा है, 3 से 4 बार मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है, 5-7 मिनट तक आवाज़ आती है वापस म्यूट, फिर अगली अगली रिकॉर्डिंग करी 5-7 मिनट तक आवाज़ आई वापस म्यूट। तो ये सेशन इसीलिए इतना ज़्यादा लेट आ रहा है। तो प्लीज़ इस सेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार बरसाओ रादर देन अदर सेशंस, इन कंपैरिजन ऑफ अदर सेशंस। ठीक है, तो आओ अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है इन स्कूल। और हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी गाने वगैरह की आवाज़ आ रही है ना, तो मैंने तुम्हें कल भी बोला था यहाँ थोड़े से ना अनसिविलाइज लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ठीक है, बाकी मैं जल्दी ही माइक लेकर तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। ठीक है, अब देखो, इन अ स्कूल प्रिंसिपल मेक्स श्योर दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और इन्फॉर्मेशन
given by him must be passed through vice principal, head of the department, and then two other teachers and students must be informed by respective teachers only. ठीक है, अब वो ये चाहते हैं जो प्रिंसिपल है स्कूल के कि मेरे पास जो भी ऑर्डर आए वो पहले तो आए, अगर किसी बच्चे को मेरे से कम्युनिकेट करना है तो पहले वो टीचर को बताए, टीचर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाइस प्रिंसिपल को बताए और वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को बताए। ठीक है, तो वो एक ऐसे चाहते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन ऐसे करा जाए मेरे से। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे पूछ रहा है एक सिस्टमैटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहते हैं वो, इन शॉर्ट। ठीक है, अब वो यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कराना चाहता है स्कूल टीचर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन। ठीक है, अब तुम ज़रा ये देखो, अब उसने अगले में पूछा इन केस ऑफ एमरजेंसी विच कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन कैन बी यूज बाय टीचर टू पास अर्जेंट मैसेज डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या हुआ, क्लास में दो बच्चों की लड़ाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया। अब क्या टीचर के पास इस सिचुएशन में इतना टाइम है कि वो पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाए, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल के पास जाए, फिर प्रिंसिपल फिर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के पास जाए? नहीं, तो टीचर एक स्केलर चेन तोड़ के सीधा प्रिंसिपल के पास चली जाएगी। तो वो जो स्केलर चेन का जो टूटा वाला जो प्रोसेस हुआ उसे क्या कहेंगे, गैंग प्लान। ठीक है, और गैंग प्लान हमेशा इमरजेंसी और अर्जेंट मैसेज कन्वे करना हो तो ही होगा। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ पर क्या है। अच्छा, मैं ना तुम्हें ये एक बार जल्दी से समझा देती हूँ, फिर तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं कल से 4 से 5 बार बोल चुकी हूँ, ये सारी की सारी केस स्टडीज़ तो मुझे ऐसे गंदे तरीके से टिप्स पर याद हो गई है ना, तो तुम लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेना इस केस स्टडी वाले सेशन में प्लीज़, अगले वाले से सब कुछ ठीक ठाक सही सलामत आएगा। देखो, अब इसमें क्या हुआ कि एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि हम लोग इंटर क्लास कंपटीशन करेंगे हर महीने, जहाँ पे हम लोग क्लीनिनेस, डिसिप्लिन और डेकोरेशन चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बाकी जो सारे टीचर्स हैं ना उन्होंने बोल दिया कि तू क्लीनिनेस देखेगा, तू डिसिप्लिन देखेगा, तू डेकोरेशन देखेगा। लेकिन जो मिस आदिति है उन्होंने अपनी क्लास को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे कि सपोज करो 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों को उन्होंने 20-20 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 20 जो ए वाले हैं उन्हें बोला तुम डेकोरेशन देखना, जो बी वाले हैं उन्हें बोला तुम क्लीनिनेस देखना, जो सी वाले हैं उन्हें बोला तुम डेकोरेशन देखना, डिसिप्लिन देखना। ऐसे करके उनकी क्लास कंपटीशन जीत गई। प्लस यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, यूनिटी एंड हारमनी। जहाँ पर भी यूनिटी एंड हारमनी आएगा वहाँ पे आंसर एस्पिरिट डी कॉप्स आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो हुआ एस्पिरिट डी कॉप्स। ठीक है, अब ये देखो ABC लिमिटेड टायर बनाती है, पिछले 10 सालों से इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, इन्होंने अपने वर्कर्स को रिवेन्यू बोनस देने से मना कर दिया। ठीक है, वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर आए, तो क्या अगर ये लोग रिवेन्यू दे देते, क्या वर्कर्स स्ट्राइक पे उतरते? नहीं उतरते, कंपनी का जो काम है वो हारमनी के साथ होता। ठीक है, अच्छे से होता। तो इसमें कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलो हुआ है? सॉरी, हारमनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, अब देखो वो तुमसे अगर पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब वहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो तुमसे कह रहा है कि वो बताओ मुझे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताओ, मतलब वहाँ वो तुमसे FW टेलर के प्रिंसिपल्स पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटेड, वन बिलीव दैट मैनेजमेंट, एक तो बिलीव करता है कि मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हें कुछ सजेशन दे रहा है तो तुम अपने कान बंद मत करो। ठीक है, और दूसरा अदर सजेस्टेड दैट अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, एक अच्छी कंपनी में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि टेलर और फ्यूल अपने अपने कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारा जो एम्प्लॉय है वो तुम्हें सजेशन दे रहा है, वो तुम्हें वर्कर दे रहा है, वो वर्कर तुम्हें सजेशन दे रहा है, तो तुम उसे बोलोगे हाँ हाँ इनिशिएट कर, और बता मुझे, और बता मुझे, और बता इस चीज़ के बारे में, मुझे अच्छा लग रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, जहाँ पर आपका जो लोअर लेवल का इंसान है वो भी आपको सजेशंस दे सकता है, आपको आइडियाज़ दे सकता है कि सर कॉस्ट रिड्यूस हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो FW टेलर है
इनका क्या होगा, क्या वो जो तुम्हें सजेशन दे रहा है वर्कर वो अपनी बेनिफिट के लिए दे रहा है? नहीं दे रहा ना, पूरे पूरे कॉरपोरेशन के बेनिफिट में दे रहा है। तो यहाँ पे इसका कौन सा आएगा, कॉरपोरेट नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। अब अगला देखो, द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ ABC लिमिटेड ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग सेशन। रेगुलरली ये लोग ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और उनको जब सेलेक्ट करते हैं ना तो भी ये उनकी कैपेबिलिटी और उनकी नॉलेज के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें जब सेलेक्ट किया जाता है। अब ये जो 18th वाला है ना, ये बहुत प्यारी केस स्टडी है और बहुत इजी केस स्टडी है, ठीक है। तो ये तुम लोग करोगे और तुम्हें अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग मेरे से पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है। कम से कम 4 से 5 बार ना बोलियो मैंने ये केस स्टडी कर, पर अब तुम लोग कर लेना प्लीज़। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है ना इस केस स्टडी में तो मुझे कमेंट कर देना कि हमें इस केस स्टडी में डाउट है, प्लीज़ हमारा डाउट क्लियर करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 90% ऑफ स्टाफ इन वर्क वेल लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, ठीक है। द फीमेल एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी बेसिक जॉब्स लाइक रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे रख लेते हैं उन लोगों को, ये लोग ज़्यादातर मेल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करते हैं। द मैनेजमेंट इज दैट ऑफ द ओपिनियन दैट फीमेल एम्प्लॉयज़ कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एट पार एज मेल एम्प्लॉयज़। उन्हें लगता है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है वो मेल एम्प्लॉयज़ जितना काम नहीं कर सकती, जबकि उन्हें कम पैसे देते हैं, लेकिन उनके जो वर्किंग आवर्स है ना वो मेल एम्प्लॉयज़ जितने ही हैं। अगर मेल एम्प्लॉयज़ 8 घंटे काम कर रहे हैं तो फीमेल एम्प्लॉयज़ भी 8 ही घंटे काम कर रही है, लेकिन फीमेल एम्प्लॉयज़ को पैसे कम देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा लगता है तुम्हें। भैया काम ज़्यादा करा रहे हैं, पैसे कम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली रेमुनरेशन आएगा, ठीक है। अब अगला देखो, कौन सा प्रिंसिपल कौन सी यहाँ पे वैल्यूज़ इग्नोर कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हो गई। अब देखो लास्ट केस स्टडी, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बेटा लिमिटेड टुक स्पेशल केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग देम, ठीक है। ही वॉज वो काम करने के टाइम पे एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की बात करता है, एम्प्लॉय के उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें काम डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ही वॉज द फॉर्म ओपिनियन शुड वर्क अगेन, एंड अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा करेंगे उस काम को तो वो लोग उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। वन डे ही टुक राउंड ऑफ हिज डिपार्टमेंट एंड नोटिस दैट द वर्कर्स वर नॉट डूइंग देयर जॉब क्विकली। उसने देखा कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब क्विकली नहीं कर पाए। जब उन्होंने इंक्वायरी करी तो उन्हें पता चला कि जो वर्कर्स हैं ना वो नॉन स्टॉप काम कर रहे थे, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ देयर स्लो स्पीड, जो कि मेन कॉज है उनकी स्लो स्पीड का। ही इमीडिएटली इशू अ ऑर्डर दैट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स द वर्कर्स विल हैव एन इंटरवल टू टेक रेस्ट। जब वो काम करेंगे ना तो थोड़े थोड़े टाइम में उनको रेस्ट के लिए इंटरवल रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो वो यहाँ से पूछ रहा है कि हमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है यहाँ पे, वो जब वर्कर्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें काम दे तो उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। और वो यहाँ पे ना हमसे पूछ रहा है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, वो टेक्निक पूछ रहा है हमसे। याद करो जब एक इंसान स्टॉप वॉच लेके बैठा रहता था, वर्कर्स को ध्यान में रखता था कि ये काम कितनी देर में हो रहा है और कितने टाइम बाद ये इंसान थक जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं फटीग स्टडी, ठीक है। जब वो ये चीज़ नोटिस करता है कि अच्छा यार ये तो 2 घंटे बाद थक गया, ये तो 3 घंटे बाद थक गया, अब इसकी एफिशिएंसी होनी कम हो गई, तो उसे हम कहेंगे फटीग स्टडी, ठीक है। तो इतनी ही केस स्टडीज़ ली हैं मैंने, खैर ये 20 केस स्टडी भी बहुत भारी पड़ गई मुझे, बट कोई बात नहीं, हम लोग अगले सेशन से थोड़ा ध्यान से रिकॉर्ड करूँगी मैं कि मेरी जो जो गलतियाँ हुई वो रिपीट ना हो, ठीक है। और तुम लोग अभी ये सेशन देखो, और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें कोई भी डाउट है इस पूरे सेशन में तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट है, या फिर हमें आपका ये आंसर गलत लग रहा है, या हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हें जब तुम केस स्टडी सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें किसी भी केस स्टडी में
कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम तो भी मुझे बता देना कि इस पेज की ये वाली केस स्टडी है, आप हमें प्लीज़ ये एक्सप्लेन कर दो। तो मैं अगले सेशन में पहले तुम्हें वो केस स्टडी बता दूंगी, उसके बाद मैं अगला सेशन स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का रिवीजन आना था आज, तो वो आज ही आएगा, ठीक है। वो आज शाम तक या रात तक मैं अपलोड कर दूँगी, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज।